दोस्तों, सूडान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है और क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी खार्तूम है। यह देश नील नदी के किनारे बसा है, जिसने इसे सभ्यता का पालना बनाया। लेकिन इतिहास में झांकें तो सूडान का सफर कभी आसान नहीं रहा। सूडान को 1956 में ब्रिटेन और मिस्र से आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद से ही यह राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्धों से जूझ रहा है। 1955 से 1972 तक और फिर 1983 से 2005 तक दो बड़े गृह युद्ध हुए। ये युद्ध मुख्य रूप से उत्तरी सूडान, जहां अरब भाषी मुस्लिम आबादी अधिक है, और दक्षिणी सूडान, जहां अफ्रीकी भाषी ईसाई और एनिमिस्ट आबादी अधिक है के बीच थे। इन युद्धों के मूल में सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और संसाधनों पर नियंत्रण के विवाद थे। इन लंबे और खूनी संघर्षों का अंत 2011 में हुआ, जब दक्षिणी सूडान ने एक जनमत संग्रह के बाद खुद को सूडान से अलग कर लिया और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इससे लगा कि सूडान में शांति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देश के भीतर अभी भी कई जातीय और क्षेत्रीय तनाव मौजूद थे, खासकर दारफुर जैसे क्षेत्रों में। सूडान की राजनीति में एक बड़ा नाम उमर अल बशीर का रहा, जिन्होंने 1989 में एक सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली और 30 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल में दारफुर में भीषण नरसंहार हुए, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने युद्ध अपराधों और नरसंहार का दोषी ठहराया। हालांकि 2019 में महीनों चले जन आंदोलन और सैन्य विद्रोह के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। यह सूडान के लिए एक नए युग की उम्मीद लेकर आया, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई। अल बशीर के पतन के बाद सूडान में एक संक्रमणकालीन सरकार बनी, जिसमें सेना और नागरिक नेताओं दोनों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन सत्ता का असली खेल तो अभी शुरू होना था, और इसके केंद्र में थे दो शक्तिशाली जनरल। सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) के कमांडर इन चीफ जनरल अब्देल फतह अल बुरहान देश की आधिकारिक सेना के मुखिया हैं। वे संक्रमणकालीन सरकार में संप्रभु परिषद के प्रमुख थे, यानी प्रभावी रूप से देश के प्रमुख। दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दागलो, जिन्हें हेमेदती के नाम से जाना जाता है। RSF एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल है, जिसकी उत्पत्ति दारफुर के जंजवीद मिलिशिया से हुई थी, जिस पर अल बशीर के शासनकाल में दारफुर में एट्रोसिटीज के आरोप लगे थे। हेमेदती ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और सोने की खदानों पर नियंत्रण करके आर्थिक रूप से मजबूत हुए। अल बशीर को हटाने के बाद अल बुरहान और हेमेदती ने शुरू में सत्ता साझा की। 2021 में उन्होंने एक और तख्ता पलट किया और सिविलियन सरकार को हटा दिया, जिससे संक्रमणकालीन सरकार समाप्त हो गई। उनका समझौता यह था कि RSF को धीरे धीरे SAF में विलय कर दिया जाएगा, लेकिन इस विलय की शर्तों और समय सीमा पर दोनों के बीच गहरा मतभेद था। कौन किसका नेतृत्व करेगा, किसके पास कितनी शक्ति होगी, ये सवाल सुलझ नहीं पाए। अप्रैल 2023 में यह तनाव चरम पर पहुंच गया। RSF ने खार्तूम में प्रमुख सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डे पर नियंत्रण का दावा किया। SAF ने इसे विद्रोह करार दिया और हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के साथ सूडान एक बार फिर गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया। सूडान का यह गृह युद्ध बेहद क्रूर और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जिसने नागरिकों के लिए पलायन के सिवा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। युद्ध शुरू होते ही राजधानी खार्तूम एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल गई। RSF ने रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि SAF ने हवाई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खार्तूम से खदेड़ने का प्रयास किया। शहर के चारों ओर भीषण गोलाबारी, बमबारी और सड़कों पर लड़ाई आम हो गई। दारफुर क्षेत्र, जो पहले भी नरसंहार देख चुका है, इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां RSF पर एथनिक क्लेंजिंग और युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं। दिसंबर 2024 तक RSF ने उत्तरी दारफुर के एल फाशर शहर पर कब्जा कर लिया, जहां अस्पतालों में बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याएं हुईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO ने बताया कि एल फाशर के सऊदी प्रसूति अस्पताल में 460 मरीजों और उनके साथियों की हत्या कर दी गई। कुछ समय की शांति के बाद अक्टूबर 2024 में एसएफ ने खार्तूम और बहारी में आरएसएफ के खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू किया, जिससे संघर्ष फिर से तेज हो गया। इससे मरने वालों की संख्या और बढ़ गई, जो अक्टूबर 2024 तक 20,000 से अधिक हो चुकी थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर युद्ध अपराधों, लूटपाट, नागरिकों पर हमलों और यौन हिंसा का आरोप लगाते हैं। बीबीसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं ने इन अत्याचारों की कई दर्दनाक कहानियां सामने लाई हैं। विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है। यह संघर्ष नवंबर 2025 तक भी जारी है। युद्ध की दूसरी वर्षगांठ के करीब आरएसएफ ने अपनी समानांतर सरकार बनाने की घोषणा कर दी है, जिससे सूडान के टूटने का खतरा और बढ़ गया है। यह स्थिति एक देश में दो समानांतर सरकारों को जन्म देती है, जिससे संघर्ष का समाधान और भी मुश्किल हो जाता है। सूडान में जारी गृह युद्ध ने एक अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दुनिया के सबसे बुरे संकटों में से एक बताती हैं। इस संघर्ष में अब तक 1,50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 20,000 से अधिक है, जबकि वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मौतें दर्ज नहीं की जा पा रही हैं। सबसे भयावह आंकड़ों में से एक विस्थापन का है। 1.2 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 40 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यह संख्या 20,000 से अधिक है, जबकि वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मौतें दर्ज नहीं की जा पा रही हैं। सबसे भयावह आंकड़ों में से एक विस्थापन का है। 1.2 करोड़ से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 40 लाख आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। लाखों लोग पड़ोसी देशों जैसे चाड, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण सूडान में शरणार्थी के रूप में भागने पर मजबूर हुए हैं। सूडान में बड़े पैमाने पर भोजन की कमी है। दारफुर जैसे क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति है, जहां संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 2,50,00,000 लोग गंभीर भोजन असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। बच्चे कुपोषण और भूख से मर रहे हैं। 1993 में सूडान की भूख से निढाल बच्ची की एक मार्मिक तस्वीर ने दुनिया को झकझोर दिया था, और आज भी हालात वैसे ही हैं। युद्ध के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हैजा जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, और लाखों लोग दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जीवन के लिए जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवाधिकारों का व्यापक हनन हो रहा है, जिसमें लूटपाट, अपहरण और नागरिकों का उत्पीड़न शामिल है। सूडान का गृहयुद्ध सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। लाखों शरणार्थियों के कारण पड़ोसी देशों जैसे चाड, दक्षिण सूडान और मिस्र पर भारी दबाव पड़ा है। इन देशों की अपनी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, और शरणार्थियों का यह बड़ा प्रवाह उनकी स्थिरता को और खतरे में डाल रहा है। सूडान की अस्थिरता पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और साहिल क्षेत्र में अशांति बढ़ा सकती है, जो पहले से ही आतंकवाद और क्षेत्रीय संघर्षों से जूझ रहा है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांति स्थापित करने की कोशिश की है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता वार्ता की मेजबानी की है, लेकिन ये प्रयास अब तक विफल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी शांति के लिए अपील की है, लेकिन दोनों युद्धरत पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि बाहरी खिलाड़ी भी इस संघर्ष में शामिल हैं, या तो हथियार मुहैया कराकर या राजनयिक समर्थन देकर, जिससे संघर्ष और लंबा खिंच रहा है। रूस और यूएई जैसे देशों का नाम इस संदर्भ में आता है। भारत सरकार ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। इस ऑपरेशन के तहत करीब 4,000 भारतीयों को सफलतापूर्वक निकाला गया। सूडान में शांति बहाल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके कई जटिल पहलू हैं। किसी भी स्थायी समाधान के लिए एसएएफ और आरएसएफ के बीच एक वास्तविक युद्ध विराम और उसके बाद एक राजनीतिक समझौते की आवश्यकता होगी। इसमें दोनों बलों का एकीकरण या उनके भविष्य की भूमिकाओं को स्पष्ट करना शामिल हो सकता है।
कई विश्लेषक मानते हैं कि सूडान में स्थिरता तभी आ सकती है जब एक विश्वसनीय और समावेशी नागरिक सरकार बहाल हो, जिसे जनता का समर्थन प्राप्त हो। तत्काल प्राथमिकता मानवीय सहायता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां लगातार सहायता की अपील कर रही हैं, लेकिन युद्धग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के हनन के लिए जवाबदेही तय करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि शांति वार्ता को बढ़ावा दिया जा सके और सूडान में स्थिरता के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। दोस्तों, सूडान का गृह युद्ध एक त्रासदी है जो मानव निर्मित है। यह शक्ति के लालच और आपसी अविश्वास का परिणाम है, जिसने लाखों निर्दोष लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है। यह सिर्फ सूडान का संकट नहीं, बल्कि पूरी मानवता का संकट है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर गंभीरता से ध्यान देगा और सूडान को इस अंधकार से बाहर निकालने में मदद करेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सूडान की स्थिति के बारे में जानकारी देना और इस महत्वपूर्ण मानवीय संकट पर ध्यान आकर्षित करना था। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।